ये वाली बंद क्यों है? थोड़ा सा इस तरफ करके इसको और उधर करिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरीय तापमान और उसकी सैलिनिटी, है ना, लवणता, तापमान, ठीक है, और लवणता, ठीक है। इंग्लिश में जब हम देखेंगे तो ओशियनिक टेम्परेचर एंड ओशियनिक सैलिनिटी, है ना। तो ये ओशियनोग्राफी हम पढ़ रहे थे, है ना, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम लोग महासागरीय तापमान और लवणता का टॉपिक पढ़ने जा रहे थे। आज हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके साथ में अभी हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे ना वो पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे, है ना। एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा था हमने पहले इसकी जस्ट। टाइड्स पढ़े थे और कोरल रीफ्स, मतलब कोरल और कोरल रीफ्स पढ़ा था, और उसके इफेक्ट्स जो है ना, इफेक्ट्स क्या थे ये देखिए। हम लोगों ने देखा था कि ज्वार भाटा का टॉपिक, उसमें देखा था कि जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है, वो हमने देखा था। ज्वार क्या है? जल के, महासागरीय जल के ऊपर बढ़ने की क्रिया है, और जबकि जो भाटा जो होता है वो महासागरीय जल के नीचे गिरने की क्रिया है। ये निरंतर एक क्रिया है, नियमित रूप से होती रहती है, ठीक है। यहाँ लो टाइड एंड हाई टाइड हमने देखा था। लो टाइड या हाई टाइड कब होता है? जब मून, सन और अर्थ जो है एक ही लाइन, सीधी रेखा में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, तब जो है वहां पर हाई टाइड आता है। और लो टाइड कहां पर होता है? जब ये इसके राइट एंगल में देखेंगे, है ना, इसके राइट एंगल में देखेंगे तो लो टाइड आएगा। क्लियर है? जो चंद्रमा है उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ज्यादा लगता है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नजदीक है। इस वजह से जिस तरफ भी मून जाएगा उस तरफ ज्वार भाटा की लहर जो है, या ज्वार की जो लहर है, ऊंचाई है, वो बढ़ जाती है। वहीं पर हाई टाइड आता है। बल्कि सूर्य जो है ना वो बहुत बड़ा है मून से, है ना, सन जो है वो मून से बहुत बड़ा है, फिर भी क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स मून का ज्यादा लगता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नजदीक है ना। ये हमने देखा था। महासागरीय जल जो है, ज्वार भाटा जो है, वो नियमित रूप से तो दिन में 2 बार होती ही होती है ना, नियमित रूप से 2 बार होती है। लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कभी कभी 1 बार आता है ज्वार भाटा, और कभी कभी 2-3 बार आ जाता है ना, 3 बार 4 बार ऐसे आता है। यहाँ पर देखिए, ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? वही हमने बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और अपकेंद्रीय बल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सीधे है ना, तो ये फ्रंट साइड क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर ज्वार भाटा आ रहा है, ज्वार आएगा। और जो इसके जस्ट अपोजिट में है वहां पर क्या होगा? केंद्र विमुखी वो अपकेंद्रीय बल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और जिसके कारण ये बैलेंस होगा, जो पूरा का पूरा वाटर है वो पूरा पूरा बैलेंस होगा, है ना। इसके पीछे भी जस्ट उतनी ही मात्रा का, उतनी ही लंबाई का, लगभग उतनी ही लंबाई का ज्वार भाटा आएगा। ये हमने देख लिया था, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार भाटा की लंबाई अलग अलग होती है ना, उसके स्थलाकृतियों के आधार पर भी होता है। ये ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है? तो मैंने बताया था 3 प्रकार का होता है। दैनिक होता है, अर्धदैनिक और मिश्रित। दैनिक वो होता है जहां पर दिन में 2 बार ज्वार आता है, दिन भर में मतलब 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग समान होती है। अर्धदैनिक में क्या होता है? प्रत्येक दिन एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार आता है, और क्रमिक रूप से ये होता रहता है। लगभग जो ज्वार की लंबाई है वो भी समान होती है ना। मिश्रित ज्वार में क्या होता है कि आमतौर पर इसके जो ज्वार की जो लंबाई है ना वो असमान होती है ना। मिश्रित ज्वार भाटा में ऊंचाई में भिन्नता आती है। ठीक। बृहत ज्वार क्या होता है? बृहत ज्वार जो है ना, ये देखिएगा, जो मून है ना, मून सन के सामने जब आएगा, एक सीधे में होंगे, बीच में जब आएगा मून, तो यहां से इसे न्यू मून बोलते हैं ना। न्यू मून, नया चंद्रमा कब होता है?
जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वहां से नया शुरू होता है मून, है ना, नया चंद्रमा शुरू होगा। और जैसे ही ये राइट एंगल में आएगा वैसे ही फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा। इधर क्या होगा, फुल मून होगा, पूरी तरीके से ये छुपा होगा। और यहाँ छुपा कह रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से रोशनी में होगा, है ना। और इधर जब आएगा तो थर्ड क्वार्टर बोलेंगे और ये फर्स्ट मून हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जब एक ही रेखा में होते हैं बीच में आ जाएगा और संयुक्त रूप से जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर देखिए हाई टाइड आएगा, यहाँ पर इसी को क्या बोलते हैं, बृहद ज्वार, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए जो है इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फेजेस ऑफ मून हमने देखा था, फर्स्ट क्वार्टर होता है, फुल मून होगा, थर्ड क्वार्टर होगा, न्यू मून होगा, ठीक। तो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि ये मून की कंडीशन क्या है, फर्स्ट मून क्या है, फर्स्ट मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, थर्ड क्वार्टर और न्यू मून, फर्स्ट मून, ठीक है। ये हो जाएगा, ये देखिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने नीप टाइड देखा था, है ना। निम्न ज्वार क्या होता है, जस्ट अपोजिट में जब मून, चूंकि मून जो है मूव करेगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो जब वो उसके राइट एंगल में होंगे ना सूर्य, तो उसको नीप टाइड कहा जाएगा, नीप टाइड, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा का तो लगेगा ही, और इधर क्या है, सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसके राइट एंगल में देखेंगे ना, इनके राइट एंगल में, तो चंद्रमा और सूर्य राइट एंगल बना रहे होंगे। तो चूंकि चंद्रमा जो है ना जिस तरफ भी जाएगा, ज्वार की ज्वार जो है बृहत ज्वार उसी तरफ आने की, बृहत ज्वार कह रहा हूं, हाई टाइड उसी तरफ आएगा, है ना, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है, सूर्य का उतना नहीं लगता है। तो ये जो हाई टाइड है ना वो चंद्रमा को फॉलो करता रहेगा। फिर निम्न ज्वार देखा था, महत्व क्या है नेविगेशन में, है ना, नौ संचालन में काफी महत्व होता है इसका। बहुत सारी नदियां वो ज्वार भाटे के आधार पर चलती हैं। मतलब क्या है कि नदियों के किनारे अगर स्थित हैं, समुद्र जो है, समुद्र से मान लीजिए कोई नाव है और कोई ऐसा पोर्ट जो किसी नदी के किनारे स्थित है, तो क्या होगा कि वो जहाज जो है उस पोर्ट तक ज्वार भाटे के सहारे जा सकती है, क्योंकि ज्वार भाटे का जो पानी है वो नदी के माध्यम से अंदर की ओर चला जाएगा, तो नौ संचालन भी हो सकता है ना। और जब भाटा वापस आएगा, मतलब पानी वापस आने लगेगा, तो जहाजें जो है जो सागर की ओर जाने वाली होंगी वो के सहारे वापस चली जाएंगी, है ना, ऐसा होता है। इसके अलावा मछली पकड़ने में काफी मदद करते हैं, है ना, मत्स्य पालन वहां पर होता है, ज्वारीय ऊर्जा वहां पे मिल सकती है, यहाँ पे तलछट की सफाई में भी मदद करता है। इसके अलावा बर्फ वाला, है ना, ये हो गया टॉपिक। तो बर्फ उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखेंगे तो क्या होगा, बर्फ जो है ना वो भी जम नहीं पाएगा, क्लियर है। तो ये सब कुछ ज्वार भाटा का महत्व में हमने देखा था। फिर हमने कोरल रीफ्स देखे थे, प्रवाल भित्ति देखा था, है ना, प्रवाल भित्ति देखा था। ठीक है, प्रवाल भित्ति क्या होती है, प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल सागरीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी एक क्षेत्र में, महासागरीय क्षेत्र में लाखों करोड़ों की संख्या में पाए जाएंगे, है ना। ये देखिए ऐसे कोरल रीफ होते हैं, ये जो लाल हरे नीले, है ना, इनके साथ में शैवाल, प्रवालों के साथ में हमेशा शैवाल पाए जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग की कंडीशन बोलते हैं। ये देखिए जो लाल हरे नीले ऊपर जो कंडीशन दिखाई दे रही है ना रंग, ये शैवाल होते हैं, है ना। और इसके जो ये सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रवाल हैं। तो ये जब इनको छोड़ने ये एक दूसरे से अलग होते हैं तो दोनों ही निष्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो भोजन है ऊपर वाले लाल हरे रंग का जो भी कुछ है ना, प्रवाल शैवाल बोलते हैं उसको, तो उसके खाने की पूर्ति क्या है, उसको जो भी नीड होती है वो ये नीचे वाला मतलब प्रवाल करता है, और जो प्रवाल को नीड होती है वो शैवाल उसे देता है ना। तो शैवाल को क्या है, जो ऊपर वाला है उसको शैवाल बोलते हैं, जो नीचे वाला है उसे प्रवाल बोलते हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, एक दूसरे के पूरक होंगे और एक दूसरे के सहजीवी माने जाते हैं, साथ में रहते हैं हमेशा, ये कंडीशन है। ये दोनों जब एक दूसरे से अलग होते हैं किसी भी कंडीशन से, वो कौन सी कंडीशन है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी जैसे तापमान में कोई परिवर्तन होगा या कोई उनकी जो सैलिनिटी होगी ना वाटर का, वो भी चेंज होगा,
मान लीजिए वहां पे अवसाद आ गया, सेडिमेंट्स आ गए, तो उससे क्या होगा कि कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जो रिसेंट में सबसे ज्यादा न्यूज में है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है ना। ये कोरल ब्लीचिंग हो रही है और ये अच्छी कंडीशन नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनसे ये पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की कंडीशन कितनी भयावह है ना, ये दर्शाते हैं। ये सब आपने देखा था, हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस होता है, जो शैवाल होता है उसे जुजैंथला बोलते हैं, है ना, जो ऊपर वाला लाल हरे रंग का है ना उसे जुजैंथला बोलते हैं, और वो उनके साथ में रहता है। हमने प्रवाल को आपने आम भाषा में मूंगा सुना होगा, मूंगे की चट्टान सुनी होगी, है ना, ये सब। यहाँ पर देखिएगा जुजैंथला मूंगा को पोषक तत्व प्रदान करता है, और जो मूंगा है मतलब प्रवाल है वो जुजैंथला को उसका पोषक तत्व देता है। महासागरीय जब महासागर की सतह एक सीमा से अधिक गर्म हो जाती है तो जुजैंथला जो है ना बाहर निकल जाता है, और जो प्रवाल है वो अकेला रह जाता है, तो दोनों निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इसी कंडीशन को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं। काफी नुकसान हुआ है इस टाइम पे, है ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो ग्लोब है हमारा वो गर्म हो रहा है, और उसकी वजह से क्या है कि क्लाइमेट जो है हमारा वो चेंज हो रहा है। अभी हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, और जब ये जलवायु में परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन तो आपने सुना होगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन आप जब देखेंगे तो बहुत, जलवायु क्या है, किसी भी एक क्षेत्र में लंबे समय तक जो कंडीशंस होती हैं, मतलब एक पवन की दिशा, वर्षा, है ना, ये जो कंडीशंस हैं वो एक लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में जहां पे बनी रहती हैं तो उसको जलवायु की कंडीशन कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और इसमें जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक, प्रवाल, भारत में प्रवाल देखेंगे तो लक्षद्वीप समूह में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में प्रवालों की स्थिति देखेंगे तो 3062 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कई प्रवाल प्रजातियों को बाघों के समान ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाले में क्या है, अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। अब मैंने भी आपको दिया था या कमेंट बॉक्स में भी बताने को बोला था कि अनुसूची 1 का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना, अनुसूची 1 में शामिल करने से उसको क्या लाभ या हानि हो रही है। ठीक, अब आपको यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और भी बताया कि बाघों के समान मतलब जो बाघ हैं वो भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है उसकी अनुसूची या शेड्यूल 1 में ही है, शामिल किया गया है। तो उसका क्या मतलब है ना। लक्षद्वीप समूह में अगर हमने देखा था तो लक्षद्वीप समूह में क्या है कि एक मूंगा चट्टान है, मूंगे की लगभग 78 अलग अलग प्रजातियां हैं, साथ ही में मछलियां, केकड़े और बहुत सारे जो समुद्री जीव हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। ये समुद्र तट के बेहद करीब है। कच्छ की खाड़ी में देखेंगे तो कच्छ की खाड़ी में क्या है, पिरोटन द्वीप समूह आसपास के 42 अन्य द्वीपों के लिए एक समुद्री अभ्यारण्य स्थापित किया गया है ना। इसकी चौड़ाई लगभग 58 किलोमीटर है, यहाँ पे चौड़ाई कर रहा हूँ, लंबाई 58 किलोमीटर, मिस प्रिंट हो गया था, ठीक है, तो लंबाई इसकी 58 और चौड़ाई 170 किलोमीटर है। कुछ विशेष आप इसको एक बार पढ़ के रोक कर देख सकते हैं पॉज करके, और कुछ विशेष नहीं है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में क्या है, यहाँ पर क्या है देखिएगा, 140 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है यहाँ पर। मन्नार की खाड़ी में चट्टाने यहाँ पर जमा है। अच्छा, आप लोग एक बार ये सोच रहे होंगे कि ये जो अभी मैंने ग्रीन, लाल हरे शैवाल बताए, फिर प्रवाल बताया, फिर मैं अचानक चट्टान बोल रहा हूं तो क्या मतलब है। जब प्रवाल विरंजन होता है तो प्रवाल विरंजन जो है प्रवाल विरंजन होगा तो एक दूसरे से अलग होंगे, और जो ये से प्रवाल है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण करता है ना, उसका सेक्रेशन करता है, निकालता है। और जब ये क्या कहते हैं कि जो लाल हरे रंग के शैवाल होते हैं वो अलग हो जाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की लगातार परत बनती जाएगी, और जब ये लगातार परतों के रूप में बिछते जाएंगे एक क्षेत्र में तो क्या होगा, वो चट्टान नुमा आकृति का बन जाएगा, है ना। और कई शेप में, कुछ निश्चित शेप है, उसी शेप में ही ये चट्टाने बनती हैं, तो इसलिए जो है इसको मूंगे की चट्टान बोला जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 560 मूंगे की चट्टान, मूंगे की प्रजातियां हैं यहाँ पर, है ना, देखिएगा आप इसको।
प्रवालों के लिए आवश्यक दशाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस ही नहीं, किसी भी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। महासागरीय जल का तापमान कितना होना चाहिए? अगर कहीं पर भी प्रवाल या शैवाल देखना है आपको, है ना, मूंगे की चट्टान कहाँ पे मिलेगी? जहां पर 20 से 24 डिग्री जो सेल्सियस है तापमान, उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तब भी दिक्कत हो सकती है ना। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना, अभी मैंने बताया। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है शैवाल जो है वो निष्क्रिय हो रहे हैं, मृत हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं। तो क्या है, तापमान वहां पर ज्यादा हो जा रहा है। तो 20 से 24 डिग्री इसका आइडियल कंडीशन है, इससे ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए। फिर इनकी जो सैलिनिटी है ना, महासागरों में जो सैलिनिटी है वो 31 से 37 पीपीटी पर पार्ट पर थाउजेंड्स, है ना। पीपीटी हम देखेंगे आज क्या होता है। ये सैलिनिटी को भी हम आज देखेंगे कि क्या है सैलिनिटी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर क्या था कि सैलिनिटी जो है वो 31 से 37 पीपीटी के आसपास ही होना चाहिए। इससे ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। इसके अलावा अवसाद का मतलब गाद, मिट्टी, गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्लीन वाटर हो, है ना, क्लीन वाटर होगा तो वहीं पर जो है शैवाल पाए जाएंगे। अन्यथा जो उनका माउथ है ना वो ब्लॉक हो जाता है उससे, और ब्लॉक होने की कंडीशन में वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो गंदगी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। हाँ, एक बात और, ये ज्यादातर जो है वो जीरो से, मतलब 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उससे कर्क रेखा और मकर रेखा, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ही के बीच में ही पाए जाएंगे। ये इसी क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर उष्ण कटिबंध लिखा हुआ है ना, इसके और इसके बीच में ही पाए जाएंगे। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का वर्षा वन कहा जाता है ना, रेन फॉरेस्ट बोला जाता है इनको, रेन फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। हाँ, और जो ओशियन है ना उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? लगभग 50 से 60 मीटर, है ना, 40-45 मीटर इसके आसपास होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा गहराई होगी तो सूर्य का प्रकाश उतने अच्छे से पहुंच नहीं पाता है, और सूर्य का प्रकाश होगा तभी तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और लाल हरे जो शैवाल हैं वो पाए जाएंगे वहां पर, है ना। तो प्रवालों की कंडीशन के लिए शैवाल का पाया जाना जरूरी है। और शैवाल कहां पर पाए जाएंगे? जहां उसकी डेप्थ ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 मीटर होनी चाहिए। वैसे तो सूर्य का प्रकाश जो है वो 200 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं पाया जाता, है ना, नहीं पहुंच पाता है। तो 200 मीटर जो पानी है ना उसमें 200 मीटर तक की गहराई पर ही जो सूर्य का प्रकाश है वो जा पाता है। तो 50-60 मीटर की गहराई पर तो अच्छा खासा प्रकाश पहुंचेगा, और जब प्रकाश पहुंचेगा तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, शैवाल पाए जाएंगे, शैवाल के साथ में प्रवाल भी पाए जाएंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और, प्लैंक्टन्स भी पाए जाते हैं। प्लैंक्टन्स जो है ना वो प्रवालों का भोज्य पदार्थ, वही मैंने जो शैवालों की बात की उसे प्लैंक्टन भी बोला जाता है। देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी तट हैं और यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है ना, ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे बनता है, क्या था, ये सब आप ऊपर भी देख चुके हैं और डिटेल में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है काफी टाइम लेकर। प्रवाल भित्ति क्या होती है? वही मैंने बताया कि जब प्रवाल विरंजन की क्रिया होती है तो प्रवाल विरंजन के फलस्वरूप जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी चट्टानें बनने लगती हैं और वो एक क्षेत्र में जमा होकर एक भित्ति या दीवार का निर्माण करने लगती हैं। ठीक है, यहाँ पर लैगून का भी निर्माण होता है। लैगून क्या होता है? जो समुद्री जल है और उसके समुद्री जल और तट के बीच में जो है ना एक दीवार नुमा आकृति बन जाए और जो समुद्री जल है उसको थोड़ा सा अलग कर दे, एक झील की तरीके से बन जाएगा वहां पर। तो वो जो झील है ना उसको लैगून बोलते हैं, क्योंकि वो समुद्री पानी से बना होता है। कोरल जो प्रवाल भित्ति है उसका विस्तार 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक के बीच में ही पाया जाता है। प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटॉल, है ना। इंग्लिश में अगर देखें फ्रिंगिंग एंड बैरियर रीफ एटॉल, ये 3 तरह के हैं। यहाँ पे तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण देखेंगे तो ऐसे होगा, इस क्षेत्र इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अवरोधक प्रवाल भित्ति या बैरियर रीफ, अभी हमने ग्रेट बैरियर रीफ देखा जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में है।
तो उसमें क्या है ऐसे, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे क्या था, ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, और हमने बताया था ना उसमें जियोमॉर्फोलॉजी में कि जो परिप्रशांत पेटी है वो पापुआ न्यू गिनी से स्टार्ट होती है ना। तो ये रहा पापुआ न्यू गिनी भी, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तटीय भी हो चुका था, बैरियर रीफ के बारे में बात कर रहे थे। तो ग्रेट बैरियर रीफ की जो अधिकतम मोटाई है ना वो 180 मीटर है। ये देखिए यहाँ पर लेगून बन रहा है, बहुत साफ पिक्चर नहीं है बट ये देखिए झील नुमा आकृति है, ये तट है, और तट के बाद यहाँ पर देखेंगे एक दीवार नुमा आकृति बनी है, और इसके बीच में ये झील है, ये समुद्री जल है और ये भी समुद्री जल है, लेकिन ये दीवार के सहारे ये इसको अलग कर दे रहा है। विश्व का सबसे लंबा अवरोधक मतलब बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, 1900 किलोमीटर लंबा है ग्रेट बैरियर रीफ। दूसरी बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर है, न्यू कैलिडोनिया में है ना। वलयाकार एटॉल क्या होता है, एटॉल जो है ना ऐसे देखेंगे आप, लास्ट स्लाइड थी क्या, पिक्चर ओपन हो जाएगी। चलिए, प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन जो है ना वही है मूंगी चट्टान जिससे बनती है ना। ये क्यों होता है, ये मैंने बताया था कि अगर जो आवश्यक दशाएं हैं, अगर वो आवश्यक दशाओं की पूर्ति नहीं होगी तो प्रवाल विरंजन की कंडीशन देखी जाएगी। ये मैंने देखा था, वलयाकार प्रवाल भित्ति मतलब एटॉल बनता है ना, ये कोई द्वीप है और उसके चारों ओर देखिए ये क्या है, प्रवाल भित्ति बनी है ना, और ये समुद्री जल को इससे अलग कर रहा है। यहाँ पर देखिए प्रवाल विरंजन के बारे में बात कर रहे थे कि वही कि आज प्रेजेंट टाइम पर कोरल रीफ्स जो है ना बहुत न्यूज में रहती हैं, और इनसे प्रश्न बनने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो यहाँ पर प्रवाल विरंजन की क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये देखिए जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन को मैंने समझाया था कि जलवायु परिवर्तन इस टाइम पर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा ग्लोब है वो गर्म हो रहा है ना, जो पृथ्वी का एल्बिडो है, एल्बिडो उतना वापस नहीं जा पा रहा है, और उसकी वजह से ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, अभी मैंने एल्बिडो की बात की, एल्बिडो को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ताप जो वैश्विक तापन है वो हो रहा है, उसकी प्रक्रिया हो रही है। तो वैश्विक तापन क्यों हो रहा है, हमने डिस्कस किया था कि लगभग 50 या कहें कि 40 1960 के दशक से क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस हमने देखना शुरू किया, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। उससे पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में किसी भी देश ने ध्यान नहीं दिया। 1960 के दशक से काफी जो दबाव समूह थे, प्रेशर ग्रुप थे, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि क्लाइमेट चेंज जैसी कंडीशंस हो रही हैं और इस पर ध्यान दीजिए। जो हमारा डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, हम डेवलपमेंट कोई कर तो रहे हैं है ना, लेकिन उसके एवज में हम इन्वायरमेंट को बहुत तेजी से हानि पहुंचा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी ध्यान देना शुरू किया, और 1973 के आसपास से जो है इसमें काफी एक्टिविटीज शुरू हुई, और जो औपचारिक रूप से ये जो ग्लोबल वार्मिंग रही या क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में बातचीत करना शुरू किया गया, जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में डिटेल में इसको पढ़ेंगे, एक पूरा का पूरा टॉपिक है, ठीक है, बट अभी हम रेफरेंस के तौर पर कि क्लाइमेट चेंज है क्या, इसको भी आप थोड़ा सा समझ सकें। कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें कोयले के माध्यम से कोई उत्पादन किया जा रहा है, तो कोयला जो है ना वो क्लीन एनर्जी नहीं है, उससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा कि जो जितना सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचेगा उतना ही वापस भी हो जाना चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है ना वो उसको रोक लेती है। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है
उसका जमाव होने लगता है। अगर हम उसको एक सीमा से ज्यादा उत्सर्जित करेंगे ना तो उसका जमाव होगा और वो सूर्य के प्रकाश को वापस नहीं जाने देता। आने तो देता है, सूर्य का प्रकाश जो है वो आ तो पाता है, लेकिन पूरा का पूरा वापस भी जाना चाहिए, तभी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहेगा। लेकिन वो पूरा का पूरा वापस नहीं जा पाता और कुछ प्रकाश जो है वो, या कहें ऊष्मा जो है, वो पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें बना रह जाता है। इससे क्या है कि ग्लोब जो है, जो एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर है वो पूरा हमारा वो गर्म होने लगेगा, और गर्म होगा तो इसी को क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन किया है। खासतौर पे विकसित देशों ने ये बहुत ज्यादा किया है। पहले जो है हाथों से उत्पादन होता था, कोई कपड़ा बनाया जा रहा है ना, फैक्ट्री वगैरह नहीं थी, तो क्या होता था, हाथों से या मैन पावर से जो है प्रोडक्शन किया जाता था। लेकिन 1750 के आसपास से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति देखी गई, और उस औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, उद्योगों की स्थापना की गई, और उन उद्योगों में या फैक्ट्रियों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन खूब बड़ी मात्रा में होने लगा। और जितने भी विकसित देश हैं वो खूब ज्यादा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करते गए, और जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक सीमा से ज्यादा उत्सर्जित हो गई और हमारे एटमॉस्फेयर में वो इकट्ठा हो गया। और इससे जो पृथ्वी पर आने वाली उष्मा है सूर्य से, वो पूरा का पूरा वापस नहीं जा पाया, और धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने लगा। ये जब हो चुका तब हमें पता चला, क्योंकि बहुत सारे जो दबाव समूह हैं या विशेषज्ञ हैं, जब उन्होंने इसके प्रतिरूप को देखा, मतलब इसकी कंडीशंस को समझा, देखा, अध्ययन किया, तो पता चला कि हमारा जो ग्लोब है वो 200 सालों में देखा जाए तो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। और अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आगे आने वाले 70-75 सालों में जो है बहुत बुरी बुरी कंडीशंस देखने को मिलेंगी, है ना, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा, तो प्रवाल विरंजन की कंडीशन देखी जाएगी। समुद्री जलस्तर बढ़ेगा, तो जो समुद्र के किनारे सिटी हैं, है ना, और बहुत सारे द्वीप हैं वो डूब जाएंगे, जलस्तर बढ़ेगा तो डूब जाएगा। तो इसके अलावा देखेंगे तो बहुत किसी क्षेत्र में सूखा पड़ेगा, पता नहीं चलेगा कि सूखा पड़ेगा कि नहीं, पहले से नहीं पता होगा, लेकिन अचानक पड़ेगा, पता चला कि सूखा पड़ गया। या बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, है ना, बादल फटने की कंडीशंस जो है वो सब हम अभी रिसेंट में देख ही रहे हैं। चक्रवातों की संख्या में भी वृद्धि होगी। तो ये सब जो अनिश्चित रूप से जो मौसमी घटनाएं हैं वो खूब ज्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। और इन घटनाओं को देखते हुए विशेषज्ञों ने अध्ययन किया, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो ग्लोब है वो गर्म हो रहा है, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज्यादा किया है। तो विकसित देश जो है उन पर कंट्रोल कर, मतलब बोला जा रहा है, अब विकसित देश क्या करते हैं ना, जब भारत की बारी आई कि वो भी विकास अपना करे, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन अगर करना हो तो करे, क्योंकि विकास उसी से संभव है थोड़ा बहुत। तो जो विकसित देश हैं वो कह रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ना करो। तो भारत कह रहा है कि भाई हमारे पास तो क्लीन एनर्जी है नहीं, है ना, इतनी मात्रा में तो है नहीं कि हम कोयले का उपयोग ना करें, तो हमें तो कोयले का उपयोग करना पड़ेगा, है ना, कोयले का उपयोग करना पड़ेगा। तो विकसित देश कह रहे हैं कि मत करो, क्योंकि जो ग्लोब है वो गर्म हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, भारत क्या कहेगा, भारत और चीन क्या कहेगा, भारत चीन कहेगा आपने अपना विकास तो कर लिया, जब हमारे विकास की बारी आई तो हमें क्लाइमेट की बात कर रहे हो, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो, तो आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लो और हमें वो टेक्नोलॉजी, वो पैसा मुहैया कराओ, जिससे कि हम क्लीन एनर्जी के माध्यम से अपने देश का विकास कर सकें। लेकिन जो विकसित देश हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते आए हैं। वो जो है इसमें जिम्मेदार रूप से नहीं आते हैं। उनका कहने का मतलब है, जो विकसित देश हैं वो कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सबको साथ में आओ। लेकिन जो जो विकासशील देश हैं जैसे भारत, चाइना, इनका क्या मतलब है कि भाई आप लोगों ने ज्यादा इमिशन किया है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप जो है आगे बढ़ चढ़ कर आए, और ठीक है, आगे बढ़ चढ़ कर आए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, और हमें वो टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करें ताकि हम भी अपने देश का विकास कर सकें। तो ये क्लाइमेट चेंज की जियोपॉलिटिक्स है, वो भी चलती रहेगी काफी लंबे टाइम तक। आपने क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, है ना, दोहा अमेंडमेंट का नाम सुना होगा,
पेरिस सम्मेलन का नाम सुना होगा, और COP24, COP25 इन सब का नाम सुना होगा। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती हैं और इसमें डिस्कस किया जाता है कि हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो इन सब बातों पे चर्चा होती है। तो क्लाइमेट चेंज जो है, एक चीज और मैं थोड़ा सा और भी आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो, उसका मतलब क्या है हिस्टोरिकली अगर देखें तो क्या है। अगर हम 1750 में देखें तो हमारा जो टेम्परेचर था वो लगभग 15 डिग्री था, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस था एवरेज टेम्परेचर। लेकिन अब ये लगभग बढ़ के ये 16.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो लगभग 200 सालों में या 150 सालों में देखेंगे, 200 सालों में, 225-130 सालों में लगभग देखेंगे तो 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। लेकिन अगर हम देखें कि 1750 से और 2100 का अगर हम देखें कि जिस रफ्तार से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे तो 2100 आते आते जो हमारा टेम्परेचर है वो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। और 1 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से इतनी अनिश्चित, अभी देखा ना हिमाचल प्रदेश में कितनी भयावह स्थिति थी, है ना। 2013 का हमने उत्तराखंड वहां पर देखा था, क्या बोलते हैं, केदारनाथ में, है ना। ऐसी भयावह जो कंडीशंस हैं वो क्यों हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। और टेम्परेचर जब भी चेंज होगा, 1 डिग्री भी बहुत बड़ी मात्रा होती है ना, बहुत बड़ी मात्रा है। अभी हम जब देखेंगे ना महासागरीय तापमान, तो उसका प्रभाव भी हम देखेंगे कि महासागरों में जब भी तापमान बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो जलस्तर है समुद्र का वो बढ़ने लगेगा, कई सारी कंडी बर्फ पिघलेगी, है ना, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे। बर्फ आपने देखा, बर्फ क्या है, बर्फ बहुत बड़ी मात्रा में क्या होगा, अगर बर्फ जमेगी तो क्या होगा, वहां पर ग्लेशियर का निर्माण होगा। ग्लेशियर इतने बड़े बड़े होते हैं कि उससे नदियों का निर्माण हो जाता है, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदी में टेम्परेचर, नदी में पानी की मात्रा भी बढ़ेगी, और पिघल करके वो नदियां कहां पर जाएंगी, महासागरों में। तो इससे क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो जो आसपास के द्वीप होंगे वो भी उसमें डूब जाएंगे पूरी तरीके से। ऐसा कहा जा रहा है कि 2050 तक मुंबई डूब जाएगा, है ना, जो भारत की औद्योगिक राजधानी है वो डूब जाएगी, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो 1.5 डिग्री में हम इतना कुछ देख रहे हैं, और इस रेशियो से इतनी तेजी से बढ़ रहा है जो हमारा टेम्परेचर है, 2100 तक आते आते जो है 3 डिग्री बढ़ जाएगा। तो पता नहीं किस क्षेत्र में सूखा पड़े, पता नहीं किस क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाए। आज राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, पानी नहीं, बारिश वहां पे बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले वर्षों में अचानक खूब बारिश हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, बारिश आना एक सीमा में अच्छा है, लेकिन अगर एकदम नहीं आएगा तब भी दिक्कत, और ज्यादा आ जाएगा तब भी दिक्कत है ना। उससे हमने लैंडस्लाइड वगैरह भी देखा था, उससे भी खतरे रहते हैं। तो बारिश होना भी अच्छी है और बारिश ज्यादा होना भी बेकार है, खराब है। तो यही है क्लाइमेट चेंज। और जब 3 डिग्री बढ़ेगा ना तो यहाँ पर क्या है कि जलवायु परिवर्तन होगा, है ना, ग्लोब हमारा गर्म होगा और उससे जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा। तो जो प्रवाल हैं उनकी डेथ होने लगेगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है यहाँ पर देखेंगे कितना चाहिए, लगभग 20 से 24 डिग्री के बीच में चाहिए। लेकिन अगर 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर और बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि कभी 24 डिग्री अगर महासागरों का तापमान आज है तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में 27 डिग्री पहुंच जाए, और 27 डिग्री में जो प्रवाल हैं वो नहीं जीवित रह पाएंगे। तो उससे क्या होगा, प्रवाल विरंजन की घटना बहुत तीव्र गति से होगी। एसिडिक, है ना, ओशियनिक एसिडिफिकेशन, महासागरीय अम्लीकरण होगा। तो इसमें क्या है कि जब पीएच मान में कमी आएगी, जल के पीएच मान में कमी आएगी तो एसिडिफिकेशन होगा, अम्लीकरण होगा, और उससे क्या है कि अम्ल का निर्माण होगा। और इन अम्लीय पानी में जो है, जल में जो प्रवाल है वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो भी एक निश्चित सीमा है ना, कितना होना चाहिए सैलिनिटी। अगर सैलिनिटी की बात करें तो 30 से 31 से 37 के बीच में होना चाहिए, है ना। ये 2 प्रमुख कारण है आज प्रवालों के विरंजन के लिए। एक और प्रमुख कारण है वो है गाद, अवसाद। हालांकि उसको हम रोक नहीं सकते, है ना, क्योंकि तटों से जो मिट्टी है वो बह करके
जब भी तट के अंदर जाएगा, तट के अंदर मतलब कहें कि समुद्री क्षेत्र में जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो प्रवाल है उनका जो मुख है ना, माउथ है, वो ब्लॉक होने लगेगा उस अवसाद या मिट्टी की वजह से। तो उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये दो मेजर हैं, ओशियनिक एसिडिफिकेशन और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है। इनको रोकने के प्रमुख कारण क्या है कि यही है ना कि तापमान की वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के 1750 से क्या 2 डिग्री पर अगर हम रोक लेते हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन है। कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होगी, फिर भी बहुत ज्यादा है 2 डिग्री, है ना। अभी हमसे 1.5 डिग्री तो संभाल नहीं रहा है, हम 2 डिग्री कैसे संभालेंगे। बाकी और भी रीजन है। ये है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था अपना कोरल और कोरल रीफ्स के बारे में। अभी हम आज अपना देखेंगे ओशनिक टेम्परेचर। तो जो ओशनिक टेम्परेचर है वो अलग अलग महासागरों में अलग अलग है ना। किसी महासागरों में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंसेस हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको अलग अलग मतलब टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर क्या गहराई, महासागरों में जब गहराई पे जाएंगे तो क्या टेम्परेचर में कोई बदलाव आएगा, या अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो महासागरों के तापमान में कोई बदलाव आएगा, इन सबको देखेंगे हम, है ना। चलिए शुरू करते हैं। महासागरों के गर्म होने की 2 प्रक्रियाएं हैं। कैसे गर्म होगा, एक तो सूर्य का प्रकाश, जो पृथ्वी है ना उसके जो उष्मा है, हीट है, एनर्जी है, उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सोर्स कौन सा है, सन है। सूर्य से सबसे लगभग पृथ्वी अपनी पूरी ऊर्जा का लगभग 99% हिस्सा सूर्य तप या सूर्य की किरण से प्राप्त करता है ना। सूर्य के प्रकाश से लगभग 99% ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त करेगा। और ये जो 99% है ना, वो सूर्य का 1% से भी कम हिस्सा है। सूर्य में जो टोटल हीट है ना, सूर्य से जो भी टोटल हीट निकल रही है वो 1% से भी कम है। लेकिन अगर देखें कि पृथ्वी जो है वो अपनी कुल ऊर्जा का लगभग 99% हिस्सा सूर्य से प्राप्त करता है। इसके अलावा देखेंगे तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निर्मुक्त ऊष्मा, हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर है, लगभग 2200 डिग्री है ना तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। और जो वहां पर चट्टाने हैं या जो पदार्थ है वो काफी पिघली हुई अवस्था में है, उन पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो पृथ्वी के अंदर जो संवहन धाराएं चल रही हैं उनके माध्यम से भी जो महासागरीय तापमान है उसमें कुछ बदलाव आता है। इसके अलावा आंतरिक में देखेंगे तो एक तो क्या कहते हैं कि संवहन धाराएं हैं, दूसरी क्या है, रेडियो एक्टिव वेव्स भी हैं, किरणें भी हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ भी पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर, और उसकी वजह से भी तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो गर्म होने की 2 प्रमुख प्रक्रियाएं कौन सी हैं, एक तो सौर विकिरण है ना, सूर्य तप आइसोलेशन, और दूसरा क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निर्मुक्त ऊष्मा। इसके अलावा अगर कहीं पर महासागरों का जो तापमान है अगर कम है, ठंडा है, तो उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो 3 प्रमुख कारक हैं। पहले तो क्या होगा, समुद्री सतह से ऊष्मा का विकिरण होना, है ना। मैंने बताया था कि दिन के समय टेम्परेचर ज्यादा होता है पृथ्वी का, और रात्रि के समय क्या होगा, टेम्परेचर जो ऊष्मा है वो वापस चली जाएगी। तो जितनी मात्रा में ऊष्मा आनी चाहिए पृथ्वी के धरातल पर, उतनी ही ऊष्मा यहाँ से चली भी जानी चाहिए। तो अगर ऐसा, मैंने अभी बताया था कि ये अनयूजुअल कंडीशन कैसे हो रही है कि मान लीजिए कि 100 डिग्री 100 यूनिट जो है वो ऊष्मा पृथ्वी के धरातल पर आ रही है, और 100 यूनिट पूरा का पूरा वापस भी हो जाना चाहिए रात्रि के समय। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, वो हम लोग डिस्कस किए अभी। तो समुद्री सतह से ऊष्मा का विकिरण होना चाहिए, होता भी है, तो उसकी वजह से क्या है, तापमान गिरता है, नीचे आता है। इसके अलावा संवहन है ना, संवहन का मतलब हो कि क्लाइमेटोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे तो संवहन धाराओं के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि अर्थ के अंदर मैग्मा का संवहन धारा बन रहा है ना, और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वहां भी संवहन धाराएं बन रही है, वो हवा का होगा, है ना। वाष्पीकरण भी
जब भी वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, जल शीतल होगा, मतलब ठंडा होगा। तो शीतलन के लिए दो तीन प्रमुख क्रियाएं हैं और गर्म होने के लिए भी दो प्रक्रियाएं हैं। तापमान के वितरण को देखेंगे तो यहाँ पर तापमान का वितरण जो है ना वो दो तरह से होता है। मैंने बताया था कि एक तो पूरे महासागर का सरफेस होगा और दूसरा क्या होगा, उसके डेप्थ में जाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ये भी हमने देखा था, अभी बताया था मैंने भी। तो तापमान के वितरण को देखेंगे तो क्षैतिज वितरण होगा और ऊर्ध्वाधर वितरण हो जाएगा। देखिए क्षैतिज वितरण क्या है, क्षैतिज वितरण की बात करें, क्षैतिज वितरण का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ का वो महासागरों का ओशियन का जो सरफेस है ना, धरातल है, उस पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर कैसे अलग अलग है। तो अगर हम देखें ना तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, है ना, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं, उनको फैक्टर्स को अभी हम देखेंगे फिलहाल। तो महासागरों के सतही जल का तापमान औसतन कितना है, 26.7 डिग्री सेल्सियस है ना, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। और जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या है महासागरों का, वो कम होता जाएगा। कैसे, मैंने बताया था कि जो सूर्य है ना वो 23 डिग्री और नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ तक ही मूव करता है, और उसके बाद जो सूर्य की किरणें हैं वो अन्य अक्षांशों पर तिरछी पड़ती हैं, है ना। ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये अर्थ हो गया और ये विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा, ये विषुवत वृत्त हो जाएगा, ये अर्थ है। ये मान लीजिए सन है ना, सन देखिए ऐसे है, ये काफी नजदीक है तो हम इसको बड़ा ले रहे हैं काफी। अब देखिए कि जो सन है ना, चलिए ऐसे बना लेते हैं, ये जो ये विषुवत रेखा है, इससे भी नहीं काम होगा, ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ये सन अर्थ है और यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री सेल्सियस, हाफ डिग्री पर है, सेल्सियस नहीं होगा, कोण है यहाँ पर, ठीक है। ये 23.5 डिग्री है ये भी, और ये साउथ है, ये 0 डिग्री है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगा। कर्क रेखा और मकर रेखा ये क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा होगा। तो जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, और जितने डिग्री पर ये झुकी हुई है पृथ्वी उतने ही डिग्री पर सूर्य मूव करेगा। तो मतलब यहां से लेकर के इसके बीच में, ठीक है, सन जो है ऊपर नीचे होगा, है ना, इसके सूर्य के प्रकाश, तो यही वो क्षेत्र है जहां तक सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा पड़ेगी, ठीक है, हमने देखा था, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। तो क्या होगा, यहां इसके बीच, इसके जहां पर भी सन ऊपर जाएगा तो सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री और कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी, और जब नीचे जाएगा तो मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी, और इसके बीच में ही सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में पड़ता है। इसके ऊपर जो है वो सूर्य का प्रकाश तिरछी रूप से पड़ेगा और हो सकता है यहां पर पहुंचे ना, ठीक है। यहां से देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा, समझ रहे हैं, तिरछा पड़ेगा। ये सूर्य की कंडीशन है। अभी हम क्या देख रहे थे, कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर, मतलब ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, और जब हम इस तरफ ओर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी आएगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पर तिरछी अवस्था में पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश कम भी पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, पोल से जब हम पोल की ओर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी आएगी, तापमान में कमी आएगी, ठीक है, तापमान में कमी आएगी।
यही बात कर रहा है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से विषुवत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे महासागरीय तापमान में, महासागरीय जल के तापमान में कमी आती है ना। ये इस फैक्टर की बात कर रहे थे हम। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर बढ़ते अक्षांशों के साथ साथ तापमान में कमी की दर कितनी है, कितनी 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति अक्षांश, है ना, प्रति अक्षांश। इसकी दर कितनी है, कम होने की दर कितनी है, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिलहाल अगर हम देखें तो विषुवत रेखा पर जो तापमान है वो सबसे अधिकतम होता है, लगभग जो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ, विषुवत रेखा पर जो तापमान है वो लगभग 26 डिग्री या 27 डिग्री है, अभी हमने डिस्कस किया। और जैसे ही हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ रहे हैं तो लगभग 60 डिग्री पर जब हम पहुंचते हैं तो जो तापमान है वो कितना हो जाता है, वो, है ना, अगर हम 0 डिग्री पर देखेंगे तो कितना है तापमान, टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री, है ना, सेल्सियस। और जब हम 60 डिग्री पर पहुंचते हैं तो कितना हो जाता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे, इतना डिफरेंस आ जाता है 60 डिग्री का। तो ये जो है फैक्टर है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान रहता है। हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया है कि जो चट्टान है वो बहुत तेजी से गर्म भी होती है और बहुत तेजी से उसका टेम्परेचर कम भी होता है। तो दिन के समय तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और रात्रि के समय तापमान बहुत कम हो जाता है। तो इसे दैनिक तापांतर फिलहाल बोलते हैं। तो देखेंगे कि यहां पर, अच्छा, यहां पर देखेंगे देखिए ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हम देखेंगे यहां से ऐसे सीध में इसके विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है जो भी क्षेत्र है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और विषुवत रेखा के दक्षिण में जो भी क्षेत्र उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो कितना, लैटिन अमेरिका आ जाएगा, मतलब ये दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, अफ्रीका का कुछ पार्ट आ जाएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया और कुछ द्वीप समूह आ जाएंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो यूएसए कह रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, इधर यूरेशिया, है ना, इंडिया, जापान वगैरह, अलास्का वगैरह, ये सब जो है उत्तरी गोलार्ध के हिस्से होंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक, औसतन अधिक रहता है। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां दोनों तरफ पहुंचता है ना, और स्थल खंड चूंकि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। जबकि एक तरफ ऐसे ही समझिए ना कि कोई पत्थर रखिए और दूसरी तरफ पानी को रखिए और दोनों को समान रूप से टेम्परेचर दीजिएगा तो जो पत्थर है ना वो बहुत तेजी से गर्म होगा और जो पानी है वो उतनी जल्दी नहीं गर्म हो पाएगा, है ना, तो उतना डाउनफॉल भी नहीं होता फिलहाल। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश या प्रकाश करें, तापमान पत्थर से हटाएंगे ना तो पत्थर बहुत जल्दी ठंडा होगा, जबकि पानी जो है ना वो बहुत तेजी से ठंडा नहीं हो पाएगा। तो उसका एक एवरेज टेम्परेचर ही रह जाता है, वो ना तो बहुत ज्यादा हो पाता है नहीं बहुत कम हो पाता है ना। जब तक ठंडा होता है ना, मान लीजिए दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो वहां पर जो तापमान है वो काफी बैलेंस रहता है, स्थिर रहता है। क्यों, क्योंकि वहां पर लंबी ज्यादातर महासागरीय हिस्सा है, स्थलखंड कम है, तो महासागरों को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ या दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आई और टेम्परेचर कम हो गया, सूर्य का प्रकाश वहां पर कम पहुंच पा रहा है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आ चुका है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की तिरछी किरणें पहुंच रही हैं, टेम्परेचर उतना बढ़ नहीं पा रहा है। तो जब ये ठंडा होने लगेगा, जो जल है वो ठंडा होने लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा।
जब तक वो काफी ठंडा होना शुरू करेगा तब तक क्या होगा, सूर्य उत्तर से अब दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने लगेगा और फिर टेम्परेचर वहां का बढ़ने लगता है। तो क्या है, टेम्परेचर वहां पर जो पानी है वो बढ़ने लगेगा उसका थोड़ा बहुत। जैसे ही वो बढ़ना शुरू होगा, ज्यादा जैसे 2-4 डिग्री के आसपास उसमें बढ़ोतरी होगी, तब तक फिर से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य जाने लगेगा। तो जो जल है ना दक्षिणी गोलार्ध का, वो बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता, बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे क्या है, स्थलखंड ज्यादा है, तो वहां पर किसी ज्यादा पानी को और किसी गर्म पानी को, कम पानी को, है ना, किसी बड़े बर्तन के पानी को देखेंगे और छोटे बर्तन के पानी को देखेंगे, तो बड़े बर्तन का पानी जो है वो काफी देर में गर्म होगा और काफी देर में ठंडा भी होगा। जबकि जो छोटे बर्तन का पानी होगा ना, वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि उसमें पानी कम है, मात्रा कम है। तो वैसे ही देखिए, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड ज्यादा है और महासागर का जो क्षेत्रफल है वो काफी कम है ना, काफी कम है इसके कंपैरिजन में। तो क्या होगा, ये ज्यादा गर्म, ये महासागर जो है वो जल्दी से गर्म होंगे और जल्दी से ठंडे भी होंगे, है ना। तो औसत तापमान कितना है, लगभग 10 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। लगभग इनका जो उत्तरी गोलार्ध में महासागर है, उनका तापमान कितना हो जाता है, औसतन देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जो तापमान है वो लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। महासागरों का औसत तापमान उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल का औसत तापमान कितना हो जाएगा, 19 डिग्री सेल्सियस के लगभग। जबकि देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो ये कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लगभग 9 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है इसकी वजह से, क्योंकि स्थलखंड ऊपरी क्षेत्र में ज्यादा है, जबकि यहाँ निचले या दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे तो क्या है, कम है। और मैंने बताया कि जो महासागरों का बड़े महासागर होंगे वो काफी देर में गर्म होंगे और काफी देर में ठंडे होंगे। समझ रहे हैं। बे ऑफ बंगाल, अब यहाँ पर देखिए, जो बे ऑफ बंगाल है ना, उसका क्षेत्रफल चूंकि थोड़ा सा कम है और थोड़ा ज्यादा है ना, और अरब सागर है उसका क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है इसके कंपैरिजन में। तो जो बे ऑफ बंगाल है ना, उसका तापमान अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा करें थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अरब सागर का जो पानी है वो काफी जल्दी थोड़ा सा टेम्परेचर उसका ज्यादा भी होगा और कम भी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जैसे उसको मिलेगा उसी हिसाब से वो गर्म होगा और ठंडा होगा। फिलहाल तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उच्चतम तापमान भूमध्य रेखा पर दर्ज नहीं किया जाता। ठीक है, ये क्लाइमेटोलॉजी में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। फिलहाल अभी इतना समझिए कि जो उच्चतम तापमान है पृथ्वी का ना, वो विषुवत रेखा पर नहीं होता, बल्कि उत्तरी गोलार्ध में जो होता है। उत्तरी गोलार्ध में कहां पर, लगभग 5 डिग्री के आसपास जो है क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि स्थलखंड उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा है ना, और सूर्य की जो है जो तापमान है वो विषुवत रेखा, वो क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होता है। देखेंगे यहाँ पर दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ थोड़ा सा उत्तर की ओर होता है। और सभी महासागरों का, है ना, उत्तर और दक्षिण दोनों महासागरों का जो औसत तापमान है वो कितना है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः कितना है, 19.4 डिग्री और 16 डिग्री सेल्सियस है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बढ़ते अक्षांशों के साथ साथ तापमान में गर्म समुद्री धाराओं के कारण बहुत कम है ना। ये देखेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए कि ताप प्रवणता क्या होता है, ताप प्रवणता या दाब प्रवणता हम बाद में देखेंगे। ताप प्रवणता क्या होती है, तो ताप प्रवणता क्या कंडीशन है कि एक ही टेम्परेचर को मिलाने वाली रेखा, समझ रहे हैं, उसको ताप प्रवणता कहते हैं। वो क्या कहते हैं, इसको ताप रेखा कहेंगे, है ना, समताप रेखाएं हो जाएंगी। समताप रेखाएं क्या है, मान लीजिए हमने बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा क्या है, समताप रेखा क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस का। तो यहां पर मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य नॉर्थ साइड में है,
ठीक है, नॉर्थ साइड में है, तो यहाँ पर जो 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो हो सकता है कि नॉर्थ की ओर ज्यादा हो, है ना, ऐसे बने। ये एक सीधी रेखा में नहीं होगा, लेकिन जितने भी 10 डिग्री टेम्परेचर वाले स्थान होंगे उनको मिला रहा होगा, तो उनको समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं। और ये टेम्परेचर जो है ना वो हर हो सकता है चेंज होता रहे, है ना, चेंज होता रहे। यहाँ पर हो सकता है 5 डिग्री की रेखा हो, तो ये क्या है कि जैसे जैसे ये ताप समताप रेखाओं चेंज होंगी ना, समताप रेखाएं जो चेंज हो रही हैं उनको क्या बोलते हैं, ताप प्रवणता की, ताप की प्रवणता कितनी है, इसको समताप रेखाओं से नापते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है बना, देखिए 20 डिग्री की रेखा, ये देखिए अटलांटिक ओशियन में ऐसे जा रही है, 25 डिग्री की यहाँ पर ऐसे है। विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो तापमान थोड़ा सा बढ़ता है ना, और जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर तो यहाँ पर देखिए यूएसए और यहाँ पर इंग्लैंड के आसपास का क्षेत्र देखेंगे या फ्रांस के आसपास का, तो 15 डिग्री का है औसत तापमान। यहाँ पर देखेंगे तो तापमान कितना है, 10 डिग्री। ये ऐसे तिरछी हो रही है क्योंकि समान स्थान वाले समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, तो समताप रेखा है। यहाँ पर देखिए समताप रेखा 5 डिग्री की, और यहाँ पर 0 डिग्री की जो समताप रेखा है वो ऐसे बन रही है। ये देखिए हॉरिजेंटली अगर देखेंगे तो ये तो हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द अटलांटिक ओशियन फरवरी में देखा गया, और यहाँ पर क्या है अगस्त में देखा जा रहा है, तो फिलहाल ऐसे है। अब ऊर्ध्वाधर तरीके से अगर क्षैतिज रूप से हमने देखा कि जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो तापमान है वो काफी बढ़ रहा है, सॉरी काफी घट रहा है ना। यही चीज अगर हम देखें कि ऊर्ध्वाधर तरीके से, तो यहां पर देखिए कि पृथ्वी का वो ये जो है ना इसको क्या है, ये महासागरीय धरातल है, धरातल नहीं इसको महासागरीय जल स्तर, उस जल स्तर कहेंगे, महासागरीय स्तर बोल देंगे, है ना, जल स्तर। जल स्तर का मतलब यहाँ पर जल है ना। अब जैसे ही हम 500 डिग्री के डेप्थ में बढ़ रहे हैं, 500 डिग्री के डेप्थ बढ़ रहे हैं, तो क्या पहले तो यहाँ पर सरफेस पर देखेंगे जलस्तर जहां पर है वहां पर कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर समुद्री जलस्तर का। लेकिन जैसे ही हम 500 मीटर की गहराई पर जा रहे हैं तो जो तापमान है वो लगभग कितना आ जा रहा है, गिर करके लगभग 20 डिग्री पर आ जा रहा है। फिर जैसे ही अगले हम 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की गहराई पर जाते हैं समुद्र में, तो क्या होता है, तापमान गिर करके 4 डिग्री आ जाता है। और जैसे ही हम 1.5 किलोमीटर जब हम गहराई पर जाते हैं तो क्या होगा, 4 से भी थोड़ा कम हो जाएगा, 2000 डिग्री पर देखेंगे तो 3 के आसपास आ जाएगा, 2500 मीटर पर देखेंगे तो लगभग ये 2.5 के आसपास, और यहाँ पर देखेंगे 4500 मीटर की गहराई पर देखें तो कितना आ जाएगा, लगभग ये 2 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो मतलब अगर हम देखें 4500, जैसे जैसे हम ओशियन ये समुद्र की गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका तापमान काफी घटता जाता है, और लगभग 4500 मीटर के आसपास के देखेंगे तो वहां पर तापमान कितना, 2 डिग्री के आसपास आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये है कि जैसे जैसे ही समुद्र की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे तापमान उसका घटता जाएगा, है ना, और एक सीमा तक ही घटता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में घट जाएगा, 0 डिग्री से भी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लगभग 2-3 डिग्री तो आसपास बना ही रहता है ना जल का तापमान। ये देखिए ताप प्रवणता है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या है 20 डिग्री, यहाँ पर ताप प्रवण की बात करें तो यहाँ पर 20 डिग्री था, और 4500 मीटर में देखेंगे तो यहाँ पर 4 डिग्री, तो ये ताप प्रवणता हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर तरीके से महासागरीय जल अधिकतम ताप सूर्य से प्राप्त करता है, जिस कारण सागरों का ऊपरी परत जल सर्वाधिक ताप ग्रहण करता है, और गहराई के साथ जो है जल में तापमान की उपस्थिति कम हो जाती है। ठीक है, ये मैंने अभी डिस्कस किया कि सूर्य का प्रकाश वो लगभग अधिकतम जो है 200 मीटर के आसपास तक, 200 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाता है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो तापमान कम हो जाएगा। परंतु तापमान की ह्रास की दर सभी गहराइयों पर ऐसा एक सी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि
500 मीटर की गहराई और 4500 मीटर की गहराई पर जो टेम्परेचर है वो एक ही दर से गिर रहा होगा, बल्कि अलग अलग होगा, है ना। यहाँ पर क्या हमने देखा कि ये थोड़ा सा अलग है ना। यहाँ पर क्या है, देखेंगे 24 डिग्री से अचानक ये 4 डिग्री पर आ गया, फिर यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि शार्प है, पूरे अचानक तरीके से आ जा रहा है, बल्कि एक एंगल लेकर आ रहा है। और यहाँ पर भी देखिए एक थोड़ा सा एंगल लिया हुआ है। तो धीरे धीरे अलग अलग दर से अलग अलग गहराई पर टेम्परेचर डिफर कर रहा है। यहाँ पर देखिए प्रायः 2000 मीटर की गहराई तक तापमान तेजी से घटता है, ठीक है। 2000 मीटर की गहराई पर 180 मीटर की गहराई का 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 2000 मीटर की गहराई पर घटकर केवल 2 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। परंतु 4000 मीटर की गहराई तक केवल 0.4 डिग्री सेल्सियस ही घट सेल्सियस तापमान पाया जाता है। ऐसा अनुमान है कि आयतन की दृष्टि से 85% जो महासागरीय जल का तापमान वो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच है, समझ रहे। और यहाँ पर देखिए महासागरों में ताप के लंबवत वितरण पर जलमग्न अवरोधों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये अवरोध महासागरों के तापमान में विभिन्नताएं पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए लाल सागर में 2100 मीटर की गहराई पर तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, समझ रहे, क्योंकि उसके नीचे अवरोध उत्पन्न हो रहा है। और जबकि हिंद महासागर में इस गहराई पर, अगर 2100 मीटर की गहराई पर हिंद महासागर में जाएंगे तो जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। परंतु देखेंगे वस्तुतः जलमग्न अवरोधों के कारण महासागरीय जल के लंबवत ताप वितरण में अंतर पाया जाता है, क्योंकि ये अवरोध जल का मिश्रण नहीं होने देते, समझ रहे। तो जल का जो मिश्रण होगा वो नहीं होने देते। अब यहाँ पर देखेंगे कि महासागरीय जो जल है उसके तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। तो यहाँ पर देखिए अक्षांश है ना, बताया ना कि जैसे जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान में ह्रास होगा, तापमान कम होगा, है ना। भूमि एवं जल का असमान वितरण ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रचलित पौने, जैसे जैसे इसके बारे में तो फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता दूं कि जब भी गर्म पौने बह रही होंगी तो गर्म जल होगा, है ना, तापमान ज्यादा हो जाएगा। और जब ठंडी पौने होंगी तो क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। महासागरीय जलधाराएं हमने डिस्कस किया था कि जो महासागरीय जल है वो अगर गर्म है ना, महासागरीय जल कह रहे हैं, महासागरीय अगर कोई गर्म जलधारा आ रही है तो गर्म जलधाराएं भी क्या होगा, तापमान को प्रभावित करेंगी। फिलहाल इसको एक डिटेल में अभी हम देखेंगे तो समझेंगे। अक्षांश को अगर हम देखें तो सतही जल का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य तब कम मिलता जाता है। ये हो गया। 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के बीच सतही जल का तापमान वायु के तापमान, हवा के तापमान से कम होता है, लेकिन 40वें अक्षांश और दोनों गोलार्धों में दोनों ध्रुवों के बीच यह हवा के तापमान से अधिक हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर, है ना, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा के आसपास या 23.5 डिग्री के आसपास ज्यादा पड़ेगा, और जबकि जो ध्रुव है वहां पर तिरछा पड़ेगा, है ना, एंगल ले रहा है। और यहाँ पर डायरेक्टली आ रही है, एंगल ले रहा है, तो जहां पर भी एंगल पड़ेगा वहां पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचेगा। इसीलिए उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जो तापमान है महासागरों का वो काफी कम हो जाता है। भूमि एवं जल का असमान वितरण अगर हम देखें तो वही है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड ज्यादा है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड कम है। इसकी वजह से क्या है कि तापमान में कमी अलगाव है थोड़ा सा। उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज्यादा होता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम है। यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आसपास के भूमि क्षेत्रों के प्रभाव के कारण निचले अक्षांशों में स्थित जो समुद्र हैं उनका तापमान खुले समुद्रों की तुलना में अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो भूमध्य रेखा पर जो सतही जल का तापमान है, वार्षिक तापमान, वो 26.7 डिग्री सेल्सियस है, जबकि लाल सागर में, है ना, लाल सागर में 37.8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और फारस की खाड़ी में ये 34.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। भूमध्य सागर आपका, अब वहां पर होमवर्क है आपका कि लाल सागर कहां पर है और उसके आसपास कौन से देश हैं, है ना। फारस की खाड़ी कहां पर है तो फारस की खाड़ी के आसपास कौन कौन से देश हैं।
भूमध्य सागर कहाँ पर है, तो भूमध्य सागर के आसपास कौन कौन से देश हैं, ये आपको होमवर्क है आपका, और इसको आप सर्च करिएगा, है ना। फिलहाल मैं आपको एक इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये भूमध्य सागर है ना, मेडिटेरियन सी है, फारस की खाड़ी यहाँ पर पाई जाती है, ब्लैक सी ये है क्षेत्र, ठीक है, ब्लैक सी वाला क्षेत्र ये है ना, इसमें रसिया काफी न्यूज में है यहाँ पर। भूमध्य सागर ये भी है, और ये फारस की खाड़ी है, ठीक है, फारस की खाड़ी। तो इसका कंपैरिजन किया गया है टेम्परेचर को लेकर, देखेंगे तो ये रहा ना कि उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा स्थलखंड है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड कम है। यहाँ पर महासागरीय जल ज्यादा है, तो महासागरीय जल का तापमान थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस रहेगा, ना तो बहुत बढ़ेगा ना तो बहुत घटेगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जल्दी से गर्म होगा और जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। प्रचलित पवनों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, पवनों की दिशा समुद्र के जल के तापमान के वितरण को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। स्थल से महासागरों की ओर बहने वाली हवाएं, उदाहरण के लिए जैसे अपतटीय पवने, है ना, देखेंगे स्थल खंड से महासागरों की ओर बहने वाली पवने, स्थल खंड से, ये देखिए यहाँ पर आगे है भी, है ना, ये देखिए स्थल समीर बोलते हैं इसको, और ये स्थल खंड है, यहाँ से ऐसे पवने बह रही हैं और इसको क्या बोलेंगे, स्थल समीर बोलेंगे, है ना। तो इसको अपतटीय पवने बोलते हैं, अपतटीय पवने बोलते हैं। गर्म सतह के जल को तट से दूर ले जाती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का जल जो है वो ऊपर आकर ठंडा होता है, और इस प्रकार गर्म जल को ठंडे पानी से बदलने को तापमान की अनुदैर्ध्य भिन्नता आती है। फिलहाल अभी हमने क्या बात किया था, एक पेरू एंड हम्बोल्ट जलधारा थी, उसके बारे में बात किया था हमने, केनारी ठंडी जलधारा के बारे में बात किया था। तो क्या था कि अचानक वो क्या है, अचानक जो है वो समुद्र के नीचे से, मतलब महासागरों के नीचे से अचानक ठंडा पानी निकलने लगता है, उत्प्लावन होने लगता है, उसी को अपवेलिंग कहते हैं, है ना, अपवेलिंग, उत्प्लावन कहेंगे, है ना। नीचे का जल अचानक ऊपर आने लगता है, क्योंकि जो पवनें होती हैं वो ऊपर सरफेस से जो जल है उसको हटा देते हैं, और जब हटाएंगे तो नीचे का जो ठंडा जल जो है वो ऊपर आने लगेगा। तो हमने हम्बोल्ट जो पेरू चिली के आसपास जो महासागरीय जलधारा बह रही है, जिसको हम लोगों ने मानसून वाले चैप्टर में देखा था, मानसून वाले टॉपिक को जब पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत, लानिनो का, है ना, एलिनो और लानिनो जब पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने हम्बोल्ट और पेरू जलधारा को भी पढ़ा था। तो ये पेरू चिली तट के निकट प्रवाहित होती है, जबकि, ठीक है, ये हो गया। देखेंगे ब्राजील की जगह क्या करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, केनारी जलधारा, ये ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के, केनारी जलधारा जो है वो अफ्रीका के, यहां पर देखेंगे, इसको यहां तो है तो मैं हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, देखिए यहां पर जो है ना एक जलधारा बहती है जिसको क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट, है ना, हम्बोल्ट जलधारा या पेरू जलधारा, पेरू जलधारा बोलेंगे। यहां पर केनारी, है ना, केनारी आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे, तो केनारी जलधारा होती है, ये दोनों ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है, ठंडी जलधारा है। और ये क्या होगा, अर्थ का जो महासागरीय जल है उसके ऊपर का जो जल है, गर्म जल है, उसको पवने अपने साथ बहा ले जाती हैं, जैसे वाणिज्यिक पवने अपने साथ बहा ले जाती हैं, और उसके बाद जो नीचे का जल है वो ऊपर की ओर अचानक आने लगता है ना, अपवेलिंग होने लगेगा, और इसको केनारी जलधारा बोलते हैं। हम्बोल्ट जलधारा भी बोलेंगे यहाँ पर, वो भी ऐसे अचानक निकलती है। देखिए यहाँ पर इसके विपरीत तटवर्ती हवाएं तट के पास गर्म जल को जमा कर देती हैं और इस प्रकार तापमान बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए व्यापारिक पवने,
तापमान व्यापारी पौने कम तापमान का कारण बनती हैं। महासागरों के पूर्वी किनारों पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, क्योंकि भूमि से महासागरों की ओर चलती हैं, जबकि व्यापारिक हवाएं समुद्र के पश्चिमी किनारों या महाद्वीपों के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में तट की स्थिति के कारण तापमान बढ़ाती हैं। फिलहाल ठीक ये हो जाएगा। महासागरीय जलधाराएं, वही बात किया कि महासागरों की सतह का तापमान गर्म और ठंडी धाराओं के द्वारा नियंत्रित होता है। गर्म धाराएं प्रभावित क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम के बारे में हमने बात किया था। गल्फ स्ट्रीम में क्या है कि जब गल्फ स्ट्रीम जो है वो नॉर्वे की तरफ बढ़ती है ना, नॉर्वे की तरफ बढ़ती है, तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जब गर्म जलधारा प्रवाहित होगी, तटीय क्षेत्रों में क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाता है तो क्या होगा कि वहां पर जो बर्फ है वो पिघल जाती है। तो वहां पे अगर शीत ऋतु है ना, फिर भी उन क्षेत्रों में क्या होगा, तापमान अपेक्षाकृत उच्च होगा, ज्यादा होगा। गर्म धाराएं दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान को अधिक बढ़ाती हैं। इस तथ्य से स्पष्ट है कि 5 डिग्री समताप रेखा उत्तरी अटलांटिक महासागर के 70 डिग्री अक्षांश रेखा तक पहुंचती है, जबकि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में यह केवल 50 डिग्री अक्षांश रेखा तक विस्तारित होती है ना। तो जो समताप रेखाएं हैं अगर देखें तो 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो 70 डिग्री तक ही जाता है, 70 डिग्री तक पहुंच जाता है ऊपर तक। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो तापमान बहुत नीचे नहीं जा पाता, बहुत ज्यादा गिर नहीं पाता, तो 50 डिग्री के आसपास ही 5 डिग्री सेल्सियस तापमान को देखने को मिल जाता है हमें, है ना। ये देखिएगा यहाँ पर महासागरीय जलधाराएं हैं, फिलहाल इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो ये हमारा टॉपिक रहा महासागरीय तापमान, है ना। अभी महासागरीय लवणता वाले टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे, वो भी सेम तरीके से, बहुत डिफरेंट नहीं है। एक बार इसको हम लोग कल रिवाइज भी करेंगे कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ टॉपिक समझ में ना आया हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल हम लोग बाकी का अपना टॉपिक करेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर कोई भी इशू होता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, है ना। ये टॉपिक्स आप कहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टॉपिक्स है ना, जैसे कि महासागरीय तापमान का, है ना, ये आप क्लास 11th की एनसीईआरटी है ना, क्लास 11th की ज्योग्राफी है, और इसमें आप जो है फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड की। अगर एक बात और है, अगर आप इसको ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ना, अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं, तो आपको मैं अभी यहाँ पर एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको जरूर पढ़िएगा। ये जो टॉपिक्स है ना उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है, काफी सिंपल लैंग्वेज में, है ना। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आप इसको ओपन करिए और यहाँ पर देखिए बहुत साफ साफ, अभी आपको पता है ना कि भारत जो है 2023 का जो G20 है उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो उसके बारे में है। इसकी थीम वगैरह पढ़ लीजिएगा। इसमें जब ये खत्म हो जाएगी G20 ना, तो इसको एक समरी के रूप में आप इसको एक समरी बना लीजिएगा और अपने टेबल पर जरूर रखिएगा, और इसको काफी रिवाइज करिएगा। फिलहाल पब्लिकेशंस में जाएंगे तो यहाँ पर ये नहीं होगा, रुक जाइए। देखिए यहाँ पर हम कहाँ पे गए थे, ऐसे आप जब गूगल पे सर्च करेंगे
एनसीईआरटी या ncrt.com यहाँ पे लिखा है, आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो। तो एनसीईआरटी सर्च करने के बाद आपको आएगा, यहाँ पर देखिए वेबसाइट है ncrt.nic.in, यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पर जाइए। आप चाहें तो यहाँ से भी सीधे लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक पीडीएफ 1 से मतलब 1 to 12, तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो पब्लिकेशन में जाइएगा, और पब्लिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर पब्लिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए पीडीएफ है ना, पीडीएफ, और फिर यहाँ पर क्या है, क्लास सेलेक्ट करने का है। तो आपको मान लीजिए क्लास 11th की बुक डाउनलोड करनी थी, ये आप सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करिए कौन से सब्जेक्ट का, और टाइटल क्या है। अब यहाँ पर टाइटल को दो तरीके से, हिंदी वाला टाइटल हिंदी में लिखा होगा, मतलब फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, हमने भी इसी को भी रिकमेंड किया था। और इसी को हिंदी में क्या लिखा है, देखिए रोमन शैली में, भारतीय भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना, ये दोनों एक ही हैं, ये हिंदी इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। हिंदुस्तान ताबीर ये सब तो अलग अलग है, ठीक है। भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य। अब देखिए यहाँ पर जब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना होगा तो इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट हो जाएगा, भारत भौतिक पर्यावरण, है ना, ये दोनों ही पढ़ना है आपको। फिलहाल अभी यहाँ पर भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हमें देखना था। देखिए ये आ गया पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। अब आप चाहें तो एक एक चैप्टर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, और हो सकता है चाहे तो आप यहाँ पे एक पूरी की पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुक डाउनलोड हो रही है, देखिए यहाँ पर ऐसे, इसको घबराना नहीं कि पता नहीं क्या है डाउनलोड हो गया, ठीक है। फिलहाल ये देखिए अभी कौन सी बुक डाउनलोड हुई है, ये देखिए ये तो क्लास 11th की है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये देखिए इकाई 1, ऐसे ये आपका एक एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, है ना, और एक पूरे का पूरा बुक है। जब भी आप मोबाइल में करेंगे ना तो एक्सट्रैक्ट करने का काम, वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आएगा, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करिएगा, और फिर ये ऐसे ही एक एक चैप्टर वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी बुक है, आप इसमें देखिए। अभी इसके देखेंगे कि इसका पूरे बुक में कहाँ पर क्या है। फिलहाल इसी तरीके से आप फाइल अपने जहाँ पर भी रखेंगे ना उसमें डाउनलोड हो जाएगा, और उसको डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं, है ना, ऑनलाइन तरीके से। अगर आप एडोब, है ना, एक और भी होता है जिसमें आप पीडीएफ अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसमें मार्क वगैरह भी कर सकते हैं, है ना, एडोब एक्रोबेट, है ना।
रीडर, है ना। आप इसको जो है आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये पीसी के लिए नहीं है, आप अपना जो है अपने मोबाइल के लिए ठीक है। तो आप अपना मोबाइल में और पीसी में दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से एडोब एक्रोबेट पीडीएफ रीडर होता है और उसमें आप मार्क वगैरह भी कर सकते हैं, कहीं कोई हाईलाइट करना है पॉइंट उससे भी हाईलाइट कर सकते हैं। और आप जानते हैं ना कि बहुत सारे टॉपर्स ने भी रिकमेंड किया है कि आप ऑनलाइन स्टडी करिए, आप वीडियोस भी देखिए और इसके अलावा बहुत सारी जो बुक्स हैं उनको आप ऑनलाइन तरीके से अपने फोल्डर बना करके अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने टैबलेट में रखिए, ठीक है। बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, आप इनको यूटिलाइज करिए, ठीक है। ये सब है। इसके अलावा हम लोगों ने करंट अफेयर की, अगर मैं आपको करंट अफेयर के लिए बताऊं ना, तो आप पीआईबी पीआईबी की साइट आप फॉलो करिए। यहाँ पर देखिए ऑल मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी ना वो आपको यहाँ पर देखेंगे। ईयर भी है, देखिए प्रेस रिलीजेस में जाएंगे तो ऑल रिलीज जाएं, क्योंकि पीएमओ का और अदर मिनिस्ट्रीज का आता है। ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगा। हिंदी में देख लीजिए, है ना। इस साइड ये ऑफिशियल साइट्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए करंट अफेयर के लिए, है ना। रिसेंट डेवलपमेंट के लिए, एनसीईआरटी के लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप डाउनलोड करिए। और अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी चाहिए ना तो ओल्ड एनसीईआरटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप ओल्ड एनसीईआरटी ऐसे डालिएगा ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी, तो बहुत सारे चैनल्स हैं उन्होंने अपलोड कर रखा है उसको, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। फिलहाल यहाँ पर देखिए नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति, है ना। तो केंद्र अगस्त 2023 महीने के लिए अब इसको ऐसे क्लिक करिए, है ना, ये खुलेगा। अब इन सबको आपको पढ़ना है और इन्हीं से आपको न्यूज निकालनी चाहिए, है ना। अगर ये आपको करना आ गया तो आपको मेंस में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक मेंस के लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी। क्योंकि पीटी तो हो सकता है किसी मैगजीन से निकल जाए लेकिन मेंस नहीं निकलेगा। मेंस के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा प्रॉपर। अब ये देखिए छोटी सी न्यूज होगी, आपको इतना पढ़ना पड़ेगा और इसको पढ़ने से रोज अब आप अपडेट रहेंगे, है ना। काफी अच्छा है, अच्छी वेबसाइट है। अगर हम इसके अलावा देखें पीआईबी के अलावा तो पीआरएस हो जाएगा, पीआरएस इंडिया, है ना। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, ये क्या करता है पीआरएस जो है ना, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज और बिल हैं जो भी संसद में आ रहे हैं या कोई एक्ट है जो पास हो गया या प्रपोज किया गया है कोई बिल, तो उन सब के बारे में यहाँ पर एक समरी दे देता है। अभी देखिए बजट, आप देखिए बजट पार्लियामेंट का, स्टेट्स का अगर हम देखें तो जितने स्टेट्स हैं उनके लिए अलग अलग, है ना। स्टेट्स का अगर किस स्टेट का चाहिए आपको बजट यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। ईयर किस ईयर का चाहिए वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। हिंदी में अवेलेबल होगा तो हिंदी में दे देगा, नहीं तो इंग्लिश में यहाँ पर अवेलेबल ज्यादा होता है। फिलहाल तो आप अब देखिए पॉलिसी आपको कौन कौन सी कोई भी पॉलिसी, डिस्कशन पेपर्स देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी आई है, मंथली पॉलिसी रिव्यूज आए, एनुअल पॉलिसी रिव्यू आया, कमेटी रिपोर्ट्स आया है, प्रेसिडेंट एड्रेस आया है। इन सब के बारे में पूरा का पूरा आप ऐसे ही पूरा पूरा खोलिए, ठीक है। ये हो जाएगा। आप इस तरीके से मान लीजिए बिल एंड एक्ट्स आया है, तो बिल पार्लियामेंट का कोई, है ना, पार्लियामेंट का बिल, तो भारतीय साक्ष्य बिल आया है, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 आया। अब आप पेंडिंग में है, अभी पास नहीं हुआ है, पास होगा तो ये एक्ट में जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए पास्ड लिखा है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 पास हो चुका है, तो यहाँ पर पास लिख दिया गया। अब इसको मान लीजिए देखिए लोक इंट्रोड्यूस लोकसभा में किया गया था, लोकसभा ने इसे पास कर दिया, राज्यसभा में भी ये पास हो गया, ठीक। अब देखिए यहां पर इन्होंने बिल दे दिया, ठीक। अब इसे अगर हमें पीआरएस बिल समरी अगर हमें चाहिए तो पीडीएफ में, तो ये देखिए आ जाएगा पीडीएफ में, आप डाउनलोड करके आप अपना एक फोल्डर बना करके इसको रख सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर हिंदी में भी है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं।
PRS इंडिया हिंदी। PRS इंडिया हिंदी में अगर देखें तो कुछ है कि नहीं, तो यहाँ देखिए अक्सर ये ऐसे खुल जाएगा। और बिल में अगर हम जाएं तो बिल में देखें, बिल की स्थिति सभी के बारे में अगर हम देखें तो ये देखिए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन बिल 2023 पारित हो चुका है ना। ये बहुत सारे पारित हैं, ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लंबित है, अभी पास नहीं हुआ है, इसको बारे में आप हिंदी में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इससे अच्छा डिटेल में और समरी में भी देखें तो इससे अच्छा कोई सोर्स नहीं हो सकता आपके एनालिसिस के लिए, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं। कल आपकी डीएम की कुर्सी पर बैठेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप कोई मैगजीन आए तो उससे कोई आप टॉपिक पढ़ के फिर आप समझो, बल्कि आपको खुद बनाना है, आगे चल करके आपको लागू करना है, अच्छे से डिटेलिंग करनी है। तो आपको ये सब सारी चीजें खुद से एनालाइज करके समझना पड़ेगा, है ना, ढूंढना पड़ेगा, रिसर्चर बनना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया था, अभी प्रस्तावित ही है, राज्यसभा में पास नहीं हुआ है। नहीं तो यहाँ पे शो करता कि राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में लंबित है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यावधि बिल 2023 आया है, राज्यसभा में पेश किया गया है। इसका क्या मतलब है कि 1991 में एक एक्ट आया था, उसको निरस्त करके एक नया एक्ट लेकर आना है ना, इन सब के बारे में। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं जितने की राष्ट्रपति तय करें, है ना। ये सब के बारे में डिटेल में दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़िए, बहुत अच्छा सोर्स है, मजा आएगा काफी। सिविल सर्विसेज की तैयारी में दो चीजें होती हैं, एक तो या तो उबाऊ होगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कौन इतनी मेहनत करे, लेकिन अगर मेहनत करना आ गया और आपको समझ में आने लगा तो सिविल सर्विसेज से अच्छा कोई और एग्जाम नहीं हो पाएगा। मतलब आप समझ में नहीं आएगा कि और किसी चीज की तैयारी करें, है ना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि अरे ऐसा क्या हो रहा है सीएससी में, सीईसी में, है ना। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं, रेसेंट डेवलपमेंट्स हैं, यूक्रेन और रसिया का वॉर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन सब के बारे में आपको अच्छी चर्चा करने को मिलेगी। तो ये आप सिविल सर्विसेज में अच्छा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये सब फॉलो करिए लगातार। विधानमंडल में देखेंगे तो ये है आपका सांसद, विधायक, संसद क्या है, राज्य क्या है, वो सब क्या कर रहे हैं। संसद में देखेंगे तो ऐसे ही एक एक फोल्डर खोल के देखिए, आपको अच्छी चीजें मिलेंगी इसमें, है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया जितने भी बीजेपी क्या कहते हैं कि बीएसपी, आईएनसी, बीजेपी, जितने भी पार्टीज के हैं वो सब यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन से या एमपी हैं वो सब, इनके बारे में नाम दिया गया है। तो आप ये सब पढ़िए, ठीक है। ये सब आप साइट्स आप फॉलो करते रहिए। 3 साइट्स मैंने बताई है, एनसीईआरटी का बताया, पीआरएस बताया और पीआईबी बताया। इसके अलावा और भी साइट्स हैं, उनको हम अगली क्लास में ऐसे ऐसे डिस्कस करते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक।